विद्यार्थियों, रीतिकाल पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता, इस विषय पर ये आपके लिए दूसरा वीडियो है। अभी तक आपने जो कवियों के बारे में आलोचनात्मक या विश्लेषण परक विवेचन पढ़ा, समझा, उस सभी को इस वीडियो के माध्यम से समाहार के तौर से प्रस्तुत किया जाएगा। आशा है आप इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, जिससे कि पुराने विषय हैं आपको स्पष्ट हो जाएंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि रीतिकाल का इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल के अंतर्गत रखा था। इसका समय 1700 से 1900 विक्रम संवत, ईस्वी सन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1658 से और 1857 तक। राजनीतिक पृष्ठभूमि से आप देखेंगे तो ये समय शाहजहां के पतन और औरंगजेब के प्रारंभ से शुरुआत होती है इसकी, और 1857 में चूंकि स्वाधीनता संग्राम चल रहा होता है, तब तक की रचनाएं इस कालखंड में समाहित हैं। इस काल के काव्य की प्रमुख धारा का विकास कविता की रीति के आधार पर हुआ था। ये रीति संस्कृत के काव्य शास्त्रीय रीति शब्द से भिन्न अर्थ रखने वाली है। संस्कृत में तो रीति को काव्य की आत्मा मानने वाला एक सिद्धांत भी है, रीति सिद्धांत। इसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य वामन। उनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। उसमें कहते हैं रीति काव्य की आत्मा है, काव्य की कसौटी है। वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, लाटी आदि रीतियां हैं, वही रीतियां काव्य के गुण हैं। परंतु रीति को काव्य रचना की प्रणाली के रूप में ग्रहण करने की अपेक्षा प्रणाली के अनुसार काव्य रचना करना, पद्धति के अनुसार काव्य रचना करना, परिपाटी के अनुसार काव्य रचना करना, यह रीति का अर्थ मान्य हुआ। इस प्रकार रीति काव्य का अर्थ हुआ ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया हो। इनके लक्षणों के साथ या स्वतंत्र रूप से इनके आधार पर काव्य लिखने की पद्धति रीति नाम से विख्यात हुई। यह पद्धति जिस काल में सर्वप्रधान रही, वह काल रीति काल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युग में पूर्ववर्ती भक्ति काल की काव्यधाराएं जैसे संत काव्य, सूफी प्रेमाख्यान काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य आदि का विकास हुआ। परंतु सबसे अधिक महत्व उस रीति काव्य को प्राप्त हुआ जो अलंकारों, रसों, नायिका भेदों, शब्द शक्तियों, ध्वनि भेदों आदि के आधार पर लिखा गया। यह प्रवृत्ति इस युग के लिए नवीन चेतना के रूप में जागृत हुई और इसी के आधार पर इसका नाम रीतिकाल पड़ा। यह काल समृद्धि और विलासिता का काल है। साधना के काल भक्ति योग से यह इसी बात में भिन्नता रखता है
कि इसमें कोरी विलासिता अय्याशी ही उपास्य बन गई। वैराग्यपूर्ण जो साधनाएं थी उसका नाम मात्र रह गया। नवाब, जागीरदार, मनसबदार, सामंत, सभी का उद्देश्य विलासिता और समृद्धि का जीवन था। और किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार जीवन के लिए किसी भी प्रकार के साधन क्यों ना हो, सभी का अर्जन इनका उद्देश्य बन गया। ये सारे कवि उच्च वर्ग के प्रायर थे, कला और कविता के संरक्षक थे। ये इनकी सोच थी कि ऐहिक जीवन माने लौकिक जीवन का सुख वो कर लो और धर्म का साधना का नाम मात्र ले लो, और बाकी सत्ता, राज और भविष्य की जो पीढ़ियों के लिए कोई चिंता इनकी यहाँ नहीं। यह काव्य जीवन की क्षणभंगुरता को भुलाकर नहीं, बल्कि कि इस क्षणभंगुर जीवन में जितने ही दिन सुख भोग में बीत सके उतना ही अच्छा, इस प्रवृत्ति के आधार पर यह काव्य रचना हुई। उपासना के लिए जिन राम और कृष्ण का चरित्र भक्ति युग में अति उत्कृष्ट रूप में चित्रित हुआ, उनमें भी श्रृंगारिकता का आरोप करके श्रृंगारिक स्वरूप के उद्घाटन में प्रतिभा को लगाया। लोकेशना का सीमित और भोग्य रूप इस काल के यथार्थवादी धरातल का संकेत करता, पर यह यथार्थवाद सामाजिक क्रांति के बीज बोने वाले आधुनिक यथार्थवाद से भिन्न था। यह कला और कारीगरी का यथार्थ है। चिंतन के स्तर पर ठोस चिंतन, ठेस असंतोष की चिंगारी बिखारने वाला यह इतिहास यथार्थ नहीं है। और भी कलात्मक जो उपलब्धियां हैं इस काल की, उनमें विविधताएं नहीं हैं, एक रास्ता है। अब आपको हम इस काल की रचना के मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं। दो प्रकार की रचनाएं हमारे मूल्यांकन में आती हैं। एक वे रचनाएं हैं जिनमें मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया। स्पष्टतः हिंदी कवियों का यह प्रयास बहुत महत्वपूर्ण नहीं हुआ। सिद्धांत प्रतिपादन की दृष्टि से इनका अधिक महत्व इस कारण नहीं है कि उनमें मौलिकता का अंश बहुत कम है। इस प्रकार के रीति ग्रंथ अधिकतर संस्कृत लक्षण ग्रंथों के अनुवाद हैं या फिर उनकी छाया पर आधारित। काव्य रस की दृष्टि से इनका स्तर ऊंचा नहीं है, क्योंकि इन आचार्य कवियों का मुख्य ध्येय काव्य लक्षणों को वर्णित करना था, स्वतंत्र रूप से अनुभूति परक काव्य सर्जन करना नहीं था। फिर भी यह अवश्य है कि इन कवियों के उदाहरणों में से कुछ अंश शुद्ध काव्य के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। दूसरे वर्ग के अंतर्गत वे रचनाएं आती हैं जो काव्य लक्षणों को प्रतिपादित करने की दृष्टि से नहीं लिखी गई। इस प्रकार के काव्य में भाषा, भाव तथा शैली सभी का अत्यंत निखरा हुआ रूप मिलता है। यह लक्षण मुक्त कविता ही वास्तव में रीतिकाल का प्रमाण है। तो दो प्रकार की रचनाएं हो गई। एक तो वो काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का अनुकरण है, और दूसरी वे जो काव्य लक्षणों को प्रतिपादन तो स्पष्ट नहीं है, स्वतंत्र स्वच्छंद भावभूमि पर हैं। भाषा, भाव,
शैली सभी का निखरा हुआ रूप है। वास्तव में यह लक्षण मुक्त कविता ही रीतिकाल का प्राण तत्व है। हिंदी में रीति साहित्य के विकास के अनेक कारण हैं। एक कारण तो संस्कृत में इसकी परंपरा है, विशाल परंपरा है। दूसरा कारण है भाषा कवियों को प्राप्त राज्याश्रय। रीतिकाल के कवियों ने जो भाषा अपनाई वो तो उसका नाम था भाषा और भाषा कवि। हिंदी शब्द प्रचलन में उस वक्त था ही नहीं, उसका जन्म ही नहीं हुआ था। जिसे आज हम बोलचाल की बात को हिंदी कहते हैं, उसे भाषा कहा जाता था, और एक कवि भाषा कवि होते थे। संस्कृत कूप जल समय भाषा बहता नीर, भाषा भनित मोर मति तोरी, इस प्रकार के प्रयोग। अकबर ने सबसे पहले हिंदी कवियों को दरबार में आश्रय दिया। इस प्रकार हिंदी काव्य को या भाषा काव्य को प्रोत्साहन मिला। राजपूताना तथा मध्य भारत की रियासतों ओरछा, नागपुर आदि में भाषा कवियों को राज्याश्रय प्राप्त हुआ। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों के ही दरबारों में प्रतिष्ठा मिली। इसके फलस्वरूप व्यापक रीति साहित्य की रचना हुई है। तीसरा कारण रीति साहित्य के विकास का ही है, जो कवि और काव्य के स्वतंत्र रूप की प्रतिष्ठा। कवि और काव्य के स्वतंत्र रूप की प्रतिष्ठा। इस क्षेत्र में आचार्य केशव दास का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके विकास में तत्कालिक रीतिकालीन और सामाजिक परिस्थितियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राजनीतिक उथल पुथल, सत्ता एवं वैभव की क्षणभंगुरता ने जीवन के दो अतिरेक पूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता की। वो कौन कौन दो? एक ने तो जीवन के प्रति पूर्ण विरक्ति त्याग का भाव जागृत किया, जबकि दूसरे ने भोग का दृष्टिकोण। खावो खर्चो दान दो, बिलसो मन हर्षाए, संपत्ति नदी प्रवाह जो रोकी नहीं रहा है। इस क्षणभंगुरता का सिद्धांत ऐसा आया जिसने भोग और त्याग दो प्रकार का दृष्टिकोण दिया। जहां तक सामाजिक पक्ष का प्रश्न है, मध्य का समाज सामंतवादी पद्धति पर आधारित था। बादशाह, राजा, सम्राट शीर्ष पर होता था, उसके नीचे अधिकारी सामंत थे। ऐसे में कवियों को अपने इन आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार या उन्हें प्रभावित करने वाला काव्य लिखना आवश्यक था, जिससे उनकी ऐहिक संतुष्टि, लौकिक संतुष्टि होती थी और प्रतिभा का भी कम से कम इस क्षेत्र में विकास होता। मध्यकाल के अमीर सामंत अत्यंत विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। एक राजा अमीर सामंत के यहाँ 2, 3, 4 ऐसे भी अधिक रानियां रहती थी, जिनका काम अपने को अलंकृत करके पति को रिझाना और उसके प्रसन्न होने पर विलास सामग्री की और वृद्धि करते रहने के अतिरिक्त कुछ और नहीं था। नारी उनके हाथों में भोग विलास का एक उपकरण मात्र बनकर रह गई। परंतु दूसरा पक्ष भी है, जनसाधारण का। नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का चरित्र इन विलासी दरबारियों की अपेक्षा कहीं अच्छा था और उस पर विरासत में प्राप्त भक्ति युग का प्रभाव था। एक राजनीतिक दृष्टि से मुगल शासन के परिणाम स्वरूप कई बातें जीवन में दिखती हैं, जैसे केंद्रीय सुदृढ़ शासक होने से देश के भीतर तुलनात्मक दृष्टि से शांति का वायुमंडल बन गया। दूसरा, इस शांति के अवसर पर जीवन में कला और संस्कृति को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। शिष्ट और सुसंस्कृत व्यवहार का सम्मान बढ़ा। संस्कृत प्राकृत के जो विद्वान थे पुराने, उनको भी सम्मान मिला। तीसरी बात है, इसी शांति और समृद्धि के परिणाम स्वरूप कला प्रेम और विलासिता की भावना भी प्रखरता से जागृत हुई। जीवन में धर्म को, चाहे वह संकीर्ण अर्थ में ही क्यों ना हो, प्रमुख स्थान मिला। चौथी बात,
भाषा साहित्य को राजाओं और सामंतों के संरक्षण और आश्रय मिला। यही असर रीतिकाल की हिंदी काव्य पर पड़ा। अब रीतिकाल के काव्य के संबंध में दो प्रकार के मत हमारे सामने आते हैं। एक मत तो वो है जो रीतिकाल के प्रतिपाद्य और उनकी रचनाओं को नितांत हेय पतनोन्मुख काव्य कहकर उसके प्रति घृणा और द्वेष का भाव जगाता है, और दूसरा उस पर अत्यधिक रीझ कर केवल उसे ही काव्य मानता है और अन्य रचनाओं जैसे भक्ति और आधुनिक युग की कृतियों को उत्तम काव्य में परिगणित नहीं करता। वस्तुतः ये दोनों ही दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण है और रीतिकाल पर कुछ दोष भी लगाए जाते हैं, उन पर भी हम विचार करते हैं। सबसे पहला है अश्लीलता। दूसरा, समाज को प्रगति प्रदान करने की अक्षमता, समाज से दूरी। आश्रयदाता की प्रशंसा, तीसरा दोष है। चौथा है विलास प्रियता, अगला है रूढ़िवादिता। जहाँ तक अश्लीलता का प्रश्न है, हम देखते कि यह भावना वस्तुतः युग सापेक्ष है। एक ही प्रकार का वस्तु रूप एक युग में अथवा एक स्थिति अथवा एक अवस्था में अश्लील होता है, लेकिन दूसरे में नहीं। जैसे कि कालिदास के समय, साहित्य के प्राचीन काल में, और अन्य कवि उनके बराबर के रहे हों, उन्होंने तो जो शरीर के नक्शिक वर्णन के माध्यम से कुछ अवयवों का ऐसा वर्णन किया है कि जिसे अश्लील नहीं माना जाता, अश्लील नहीं। इस तरह से अश्लील शब्द सापेक्ष शब्द है। जिन शब्दों जैसे नीवी, नितंब, उरोज, जंघा हम आज अश्लील कहते हैं, उन सब की परंपरा संस्कृत काव्य में गहराई के साथ रही है। एक तो अश्लीलता का दोष। दूसरा दोष लगाया जाता है कि ये काव्य समाज को प्रगति प्रदान करने में समर्थ नहीं है। तो इसका खंडन इस बात से किया जा सकता है कि हाँ, जीवन दर्शन, व्यापक जीवन दर्शन नहीं है, कोई संदेह नहीं है, और ये भी रीतिकाल वास्तव में यौवन का मादक विलासपूर्ण काव्य है। फिर भी उसमें इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि इतने सब के बावजूद उसमें ऐसी उक्तियाँ, ऐसी कथन, ऐसी नीति की बातें, ऐसी स्थितियाँ प्राप्त हैं जो जीवन का अनुभव और कभी कभी आदर्श बताती हैं। अतः आधुनिक दृष्टि से सामाजिक प्रगति को प्रेरणा प्रदान न करते हुए भी इसमें जीवनोपयोगी तथ्यों का अभाव नहीं है। अगला बिंदु है आश्रयदाता की प्रशंसा में। अब देखिए, कला काव्य के संरक्षण आश्रयदाता के कारण भी इसके लिए उनकी उदार भावना सराहनीय है। ये राज्याश्रय जिनमें रीतिकाल के काव्य और कला का विकास हुआ, मध्ययुगीन राज्याश्रय ने कला काव्य के संरक्षण प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। ये बात सच है। एक शास्त्रीय पक्ष है रीति साहित्य का और एक है शास्त्रों से निरपेक्ष। दोनों पक्षों में बहुत अंतर है और हिंदी का रीति काव्य की परंपरा संस्कृत से इसको प्राप्त हुई है। अलंकार, रस, ध्वनि के लक्षण उदाहरण देने का सामान्यतः प्रयत्न देखने को मिलता है इस काल की रचनाओं में। और ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी के रीति शास्त्र का आधार पूर्ण रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र है।
प्रायः अपनी योजनाओं के अनुकूल हिंदी रीति शास्त्र के लेखक ने अपने आधारभूत ग्रंथ का पठित या शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया था। भरत का नाट्यशास्त्र, भामाय का काव्य अलंकार, दंडी का काव्यादर्श, उद्भट का अलंकार सार संग्रह, केशव मिश्र का अलंकार शेखर, अमरदेव का काव्य कल्प लताकृति, जयदेव का चंद्रालोक, अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद, मम्मट का काव्य प्रकाश, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, भानुदत्त की रसमंजरी रस्तरंगनी। अपभ्रंश साहित्य में देखा तो रीतिकाल की परंपरा वहां कोई प्राप्त नहीं होती है, संस्कृत में ही है। आचार्य केशव से पूर्व कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं पर उन्हें इसमें हम गणना नहीं करते हैं। शिव सिंह सरोज के आधार पर जिस ग्रंथ का उल्लेख हमारे साहित्य के इतिहास पर सर्वप्रथम करते हैं तो वह है पुष्प कवि, पुष्य कवि। जिसको राहुल शंकराचार्य ने आदिकाल का प्रथम कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। कृपाराम की हिती तरंगिणी भी 5 भागों में 5 तरंगों में व्यक्त है, भरत के नाट्यशास्त्र पर आधारित है और विद्यार्थियों ये विषय अभी और चलेगा। कल के वीडियो में सोमवार को या आपको व्याख्या खंड के साथ साथ इसके बारे में आपको विस्तृत चर्चा और की जाएगी। तब तक के लिए हमें यहीं पर विराम लेना पड़ेगा इन 1-2 बिंदुओं के साथ में जो आपके अभ्यास के लिए अति महत्वपूर्ण है कि रीतिकाल कला का काल है, रस शास्त्र का काल है, अलंकार का काल है, भाषा सौंदर्य यहाँ बेजोड़ है, छंद योजना के नए नए प्रयोग हैं, अलंकार की शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार की विभिन्न पद्धतियाँ, विभिन्न रूप विद्यमान हैं। ऐसे आचार्यों में केशव, देव, भूषण, पद्माकर, सेनापति आपके पाठ्यक्रम में हैं और प्रकृति चित्रण यहाँ पर इनके कवियों में आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में और अलंकार रूप में प्राप्त है। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का वर्णन भी प्राप्त है। तो इस प्रकार से ये आज का ये आपका वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम को जो आपके पिछले वीडियो जो आपको कुछ सरल लगे होंगे, ये आज की बात आपको थोड़ी सी गरिष्ठ लगी होगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इस पर आपको 1-2 वीडियो भी और आएंगे। तब तक के लिए इस विषय को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।